नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल में। हमने छठे लक्ष्मीकांत की सीरीज में छठे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे पार्ट में हमारा टॉपिक होगा प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें, प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। कौन कौन सी योग्यताएं रखता है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी की यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता त्याग देगा। तीसरा पॉइंट, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व भारत में रह रहा होना चाहिए। चौथा पॉइंट देखेंगे, यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। छठा पॉइंट देखेंगे कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। सातवां पॉइंट, किसकी उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। हालांकि भारत सरकार उपयुक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है। यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। इस प्रकार में नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। पांचवा पॉइंट देखेंगे, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा भारत के नागरिक। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र में संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया या आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। छठा पॉइंट देखेंगे, असम समझौते में आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। नंबर पॉइंट होगा ए, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बी नंबर होगा, भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उससे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। नागरिकता की समाप्ति पढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने जितनी भी अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, सभी वीडियो के लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग क्लिक करके जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। और लास्ट में हम कुछ यूपीएससी रिलेटेड ध्यान देने योग्य बातें करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। त्यागना, बर्खास्तगी एवं वंचित करना होना है। पहला पॉइंट, स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफा रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। बर्खास्तगी के द्वारा यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो।
वंचित करने द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। पहला पॉइंट देखेंगे, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। चौथा पॉइंट देखेंगे, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के बाद नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। पांचवा पॉइंट देखेंगे, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। इस दशा में भारत सरकार उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है। चलिए देखते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं एकल नागरिकता, टाइम न वेस्ट करते हुए। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति केंद्र व राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता या राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मत अधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था अपनाया गया है। भारत में सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहाँ और कहीं और निवास कहीं और हो, पूरे देश में समान नागरिक के अधिकार प्राप्त होंगे। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। चलिए अपवाद देखते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे। जैसा कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरा पॉइंट देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं पिछली वीडियो जितनी भी है 5वें चैप्टर तक और 6ठे चैप्टर का पहला पार्ट की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। संविधान अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षिक
शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए की गई है। यही नहीं, यह व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच भी है। चौथा पॉइंट देखेंगे, 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर में विधायिका निम्नलिखित के लिए अधिकृत थी। पहला पॉइंट देखेंगे, उन व्यक्तियों को परिभाषित करना जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थायी निवासी हैं। और दूसरा पॉइंट देखें, ऐसे स्थायी निवासियों को निम्न मामलों में विशेष अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करना: राज्य सरकार की सेवा में रोजगार, राज्य में अचल संपत्ति अर्जित करना, राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार। उपर्युक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 पर आधारित है। यह अनुच्छेद संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दे रखा था। 2019 में एक नए आदेश के तहत संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर भी लागू आदेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति ने इस विशेष दर्जे को वापस ले लिया। इस नए आदेश ने पूर्व के आदेश को अधिक्रमित कर लिया। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार कुछ मामलों को छोड़कर प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई, ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना की जा सके। इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहे हैं। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। विदेशी भारतीय नागरिकता: सितंबर 2000 में भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायोस्फेरो पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। कमेटी के वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों की अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की, ताकि भारतीय मूल में व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों के रहने वालों को ही। उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम के मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का प्रावधान किए गए।
तब तक जब तक माफ कीजिए जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। छठे चैप्टर का दूसरा पार्ट यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम बाकी कल पढ़ेंगे। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को कल पढ़ेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।